सीधा आपको ले चलते हैं शहडोल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज शहडोल में ये कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आज चर्चा की जाएगी और 4000 से ज्यादा प्रतिभागी यहाँ शामिल होंगे। वहीं 2000 से ज्यादा उद्योगपति भी यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ही किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाती है। माननीय। और अब मैं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़े सम्मान पूर्वक मध्य प्रदेश की जानी मानी पहचान चंदेरी शॉल भेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग। मैं निवेदन करती हूं, कृपया आप उनका भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। साथ ही साथ हमारे साथ हिमाद्री सिंह जी माननीय सांसद जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करती हूं आपसे, कृपया आप उनका भी पुष्प गुच्छ और चंदेरी स्टोल भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उद्योग विभाग के 1 साल की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म का निर्माण किया गया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। और साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के निवेश की संभावनाओं पर प्रस्तुति के लिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का। मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विकासोन्मुखी अथक प्रयासों से औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के नवीन आयाम स्थापित कर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार, विस्तृत भूमि, प्रचुर जल, सरप्लस ऊर्जा, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, औद्योगिक पार्क्स तथा सभी क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक संभावनाएं हैं। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश, देश और विदेश तक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इंटरैक्टिव सत्र,
तथा अन्य माध्यमों द्वारा लगातार मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के विभिन्न अवसरों को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में विकासशील दृष्टिकोण, परस्पर सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित दरों पर सुविधाएं तथा कुशल मानव संसाधन, व्यापार अनुकूल वातावरण और वो सब कुछ है जो एक उद्योग को सफलता के लिए चाहिए। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, त्वरित स्वीकृतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में लाती हैं और इन सभी विशेषताओं के चलते वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने बड़ी संख्या में निवेश हेतु सरकार पर विश्वास जताया है, जिससे मध्य प्रदेश एक आदर्श निवेश गंतव्य बना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के अनंत अवसरों तथा संभावनाओं के साथ ही निवेश नीति एवं उद्योग नवाचारों से अवगत होने के लिए 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है। वंदे मातरम। मैं विराट की नगरी शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अतिथिगण का स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांधवगढ़ पूरे देश भर में लोकप्रिय है अपनी टाइगर डेंसिटी की वजह से, तो अमरकंटक पूरे देश में अपने धार्मिक पर्यटन की वजह से लोकप्रिय है और जहां से दो नर्मदा जैसी महान नदी वहां से निकलती हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, उद्योगपति हमारे साथ आज कमल किशोर साडा जी, अनंत अग्रवाल जी, रवि कुमार प्रेक्की, हर्ष त्रिवेदी जी, कल्याण कुमार हाजरा जी, नरेंद्र गोयल जी, पुष्पिन सिंह जी, नवीन सिंह जी, उमाशंकर अग्रवाल जी, प्रकाश रस्तोगी जी, एन फ्रैंकलिन जया कुमार, श्रीकांत परब, आलोक जैन, याकूब शेख। इस कार्यक्रम में विभिन्न एसोसिएशन और डिफरेंट फील्ड से पधारे हुए हमारे सम्मानीय सदस्यगण, उद्योगपतिगण, मीडिया के बंधु एवं मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात शुरू करते समय एक छोटी सी कहानी से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगा और ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वॉल्वो आयशर नाम की एक कंपनी 1986 में मध्य प्रदेश में आती है, करीब 50 करोड़ के निवेश के साथ, और मध्य प्रदेश के निवेश में लगातार उन्हें जिस तरह की सुविधाएं, सहूलियतें और जिस तरह का वातावरण मिला, 1999 में इस कंपनी ने एक और अपनी निवेश का प्रस्ताव, और जिस तरह की यहाँ हॉस्पिटैलिटी है, जिस तरह का लोगों के भाव हैं, अतिथि देवो भाव का भाव और एक सामंजस्य के साथ सामर्थ्य को कैसे निखारें, इसका जो भाव है, उसकी वजह से ये चीज़ें सफल हो पाई हैं। मैं मध्य प्रदेश की स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, पहले नंबर पे करीब 32% मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 8वां हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश हमारा है। दूसरे नंबर पे हैं हम हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और डायमंड के प्रोडक्शन में। भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक है और इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छ एक सिटी होने का अवार्ड जीत चुका है। हमारा कंज्यूमर मार्केट पूरे भारतवर्ष में 5वें नंबर पे है, हमारी पॉपुलेशन भी 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश को लोग क्यों सराहते हैं और क्यों मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैंने नॉन एग्जॉस्टिव एक लिस्ट मैंने केवल रखी है कि जो भी आप सोचोगे, जो भी मांगोगे वो मिलेगा, उस तर्ज पे यहाँ पे हमने जो पॉलिसीज मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन की पॉलिसी हो, एमएसएमई के ऊपर पॉलिसी हो, आईटी, आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी हो, हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी हो, रिन्यूएबल एनर्जी, पीएच पंप हाइड्रो की पॉलिसी हो, एथेनॉल और बायोफ्यूल की पॉलिसी हो, फिल्म टूरिज्म की पॉलिसी, रियल इस्टेट की, और आगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एवीजीसी,
ग्रीन हाइड्रोजन, इन सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की अपनी पॉलिसीज है। मैं बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इंसेंटिव्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर एग्जम्पशन देते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर नए इंसेंटिव्स देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट के लिए देते हैं, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी में छूट देते हैं, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में असिस्टेंस देते हैं और ज़मीन में भी छूट के हम काम करते हैं। मध्य प्रदेश को जो मैंने बताया, जो कहानी मैंने शुरू में सुनाई थी कि मध्य प्रदेश को क्यों हमारा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेलेंट बिजनेस सिनेरियो है मध्य प्रदेश में, तो उसके पीछे रीजन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश जब से रैंकिंग शुरू हुई और 2019 में रैंकिंग वो वर्ल्ड बैंक की ख़त्म भी हुई और उसके बाद से बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप के नाम से भारत सरकार लगातार रैंकिंग करती रहती है। उसमें मध्य प्रदेश हमेशा टॉप के राज्यों में रहा है। मध्य प्रदेश में हम कुछ एक इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देते हैं कि वो 3 साल पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहते हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री चालू करें। उनको जो कुछ भी इंस्पेक्शन या अप्रूवल्स वगैरह हैं वो सब डीम्ड रहेंगे और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हमने बिजनेस और सिटीजन्स के करीब 2400 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस किया। पहला स्टेट है पूरे भारतवर्ष में जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रखा है और साइबर तहसील का कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की एक अद्भुत देन है, जिसमें कि सारा कुछ नेटवर्क के थ्रू, आईटी के सिस्टम के थ्रू साइबर तहसील में करीब 19 लाख केसेज का निराकरण कर चुके हैं, जो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आ रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से जिस काम की सराहना पूरे भारत भर में हुई है। हमारा इन्वेस्ट का जो पोर्टल है वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें, लैंड की डिटेल और बाकी क्लियरेंसेज वगैरह वहाँ मिल जाती हैं। हमारा कई सारे बिजनेस में करीब ऐसी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी हैं कि कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, इन सब सर्विसेज में हम आप अपना बिजनेस 30 दिन के अंदर कैसे शुरू कर पाएँ, इसकी हमने कोशिशें की हैं। हमने डीम्ड अप्रूवल के सिस्टम रखे हैं जो 11,09,000 के करीब अभी तक डीम्ड अप्रूवल हो चुके हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योग को लेके कितने दृढ़ संकल्पित हैं, इसका निष्कर्ष देखें कि भारत सरकार ने जन विश्वास बिल पारित किया था आज से 2 वर्ष पूर्व, 1.5 से 2 वर्ष पूर्व, और मध्य प्रदेश उसके बाद से मध्य प्रदेश का जन विश्वास बिल ले आने वाला पूरे देश में पहला स्टेट बना। और अभी जो विधानसभा कंक्लूड हुई है उस विधानसभा में करीब 8 डिफरेंट एक्ट्स के 64 प्रोविजंस जो 5 डिपार्टमेंट्स के थे उनको हमने गैर अपराधीकरण वाली सूची में डाला है, क्योंकि हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश शासन का भरोसा आम जनता के ऊपर है, हमारे बिजनेसमैन के ऊपर है और हम आम जनता का भी विश्वास उसी तरह से अर्जित करना चाहते हैं और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है पूरे देश भर में। मैं इस क्षेत्र की अगर बात करूं तो उमरिया, शहडोल और अनूपपुर 3 जिले हैं यहाँ पे और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। अनूपपुर में कोदो कुटकी में, उमरिया में महुआ में और शहडोल में हल्दी में। और इसके जो डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ बिजनेसमैन उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हमारे जो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं अगर कोई देखे अगर तो थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। मिनरल बेस्ड यहाँ पे क्ले, फायर एश, ब्रिक्स, स्टोन क्रशर्स, कोल वॉशेज, इनकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे कंप्रेस बायोगैस, बायो सीएनजी, कोल बेड मिथेन और एथेनॉल, इसकी काफ़ी संभावनाएं यहाँ पे है। और यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है उसकी वजह से आयुर्वेदिक, बैम्बू प्रोसेसिंग और फर्नीचर रिलेटेड इस तरह की इंडस्ट्रीज की संभावनाएं बहुत हैं। फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी खेती जो ट्रेडिशनली जैविक खेती की ही तरह से होती है, तो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी यहाँ पे स्कोप है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगाने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। फर्नीचर का नाम मैं ले चुका। और फूड प्रोसेसिंग में फ्लोर मिल, राइस मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, इसकी संभावना है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं। जो प्रोमिनेंट कंपनीज हमारे इस क्षेत्र में हैं, रिलायंस जो कोल बेड मिथेन के प्रोजेक्ट में है, ओरिएंटल पेपर मिल है, अल्ट्राटेक है, SM परिमल है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है भारत सरकार की कोयले में, अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। मैं एक जो अपनी आखिरी की 1-2 स्लाइड्स हैं उसमें दिखाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर भार साधक मंत्री हैं, उनके प्रयासों से हम लोग वर्ष भर में क्या कर पाए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा
4 हमने इंडस्ट्री इंटरेक्टिव सेशंस किए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में। 6 हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम, आज ये 7वां है। 2 हमने इंटरनेशनल इंटरेक्टिव सेशन यूके और जर्मनी में किए और इनका प्रभाव क्या हुआ, करीब 198 प्रपोजल हमारे पास आए, जो 3,74,00,000 के प्रपोजल हमारे पास इंटेंशन टू इन्वेस्ट किया है कि जो निवेश की संभावनाएं जहाँ पे हैं। 970 हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लैंड का एलोकेशन किया, 970 से ज़्यादा, और करीब 3,000 एकड़ के आसपास लैंड हम लोगों ने अलॉट की। और इसी के साथ हमने वर्चुअल इनॉग्रेशन और भूमि पूजन, इसके भी कार्यक्रम 259 किए, जिसमें करीब 18,196 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और 32,000 से ऊपर 33,000 के करीब जॉब का क्रिएशन की उसमें चांसेस हैं। मैं आखिरी में एक कहानी और बताना चाहूँगा, जो प्योरली माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उसकी वजह से हुई। बावई मोहासा में हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर का पार्क बनाने का भारत सरकार के सहयोग से काम करने का निर्णय लिया। शुरुआत में 221 एकड़ ज़मीन हमारे पास थी, जिसमें से 130 एकड़ के आसपास ज़मीन हम अलॉट कर सकते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से और जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशंस हमारे हुए, उन प्रयासों की वजह से इस ज़मीन को हमें 4 गुना इसका एरिया बढ़ाना पड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रहती है, वो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं और जो काम करने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं, उसकी वजह से हम इस 4 गुना इसका एरिया हम बढ़ा पाए और उसमें से सारी की सारी लैंड का अलॉटमेंट डिफरेंट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हम कर पाए, और ये पूरे भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में ये तब्दील हो गया है। मैं आखिरी में केवल यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि आज शहडोल जैसी जगह पे, एक छोटी सी जगह पे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से, संतुलित रूप से विकसित होना चाहिए और क्षेत्रीय विषमता और ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज उनके मार्गदर्शन में जो प्रयास हुए हैं, उसको हमें आप लोगों के माध्यम से काफ़ी बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। मैं आखिरी में दिनकर की 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब एमएसएमई के अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रियंका दास जी, सचिव एमएसएमई विभाग। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्रीमती प्रियंका दास जी का। सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंचासीन समस्त महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण है अपॉर्चुनिटीज इन एमएसएमई और स्टार्टअप्स के ऊपर। अभी तक प्रमुख सचिव महोदय ने मैक्रो पिक्चर दिया है इंडस्ट्रीज के बारे में। मैं आप सबका ध्यान एमएसएमई की तरफ थोड़ा सा आकृष्ट करना चाहूँगी। एमएसएमई जो सेक्टर है, मध्य प्रदेश अकेले में 15 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ मध्य प्रदेश के भूमि पे सक्सेसफुली संचालित है। पूरे भारत में हम 7वें स्थान पे हैं। हम एमएसएमई बेस में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स में आते हैं। 83 लाख लोगों को पॉपुलेशन देते हैं। 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमएसएमई सेक्टर में है। और अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टेट जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई का सबसे कोर स्ट्रेंथ है और जो वर्कबल पॉपुलेशन और एज है उसमें 19% का कंट्रीब्यूशन है। और एमएसएमई में भी 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है। उसका ब्रेकअप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज साल दर साल मध्य प्रदेश में कैसे एमएसएमईज विकसित हो रही हैं वो हम देख सकते हैं कि अभी अकेले 2023-24 में इतने सारे हमारे एमएसएमईज हैं। अकेले एक वर्ष में 23-24 में 22 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अगर हमें हमारे अर्थव्यवस्था को क्वांटम लीप या जंप लेना है तो इसमें अभी और भी कार्य करने की आवश्यकता है। और आज जो ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का हमारा टैगलाइन है कि अपार संभावनाओं की भूमि और अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसको साकार करने के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं और वैसा ही हम एक पॉलिसी एनवायरनमेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। एमपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आज 21वीं सदी में युवा पीढ़ी परंपरागत तरीके से व्यवसाय नहीं करता है। उनमें इनोवेशन का स्पिरिट है, कल्चर है और वो स्टार्टअप्स के माध्यम से अपने व्यवसाय को खड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 5000 स्टार्टअप्स है। हर्ष का विषय है कि उसमें से 47% महिलाओं द्वारा संचालित है। अकेले स्टार्टअप्स के माध्यम से 50,000 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और निजी निवेशकों ने, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को 10 करोड़ से अधिक का जो है फायदा और निवेश मिला हुआ है। कुछ हमारे मध्य प्रदेश के भूमि के ही स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपना छाप छोड़ा है, चाहे वो शॉप किराना हो, ग्रामोफोन हो, स्वायत्त रोबोट्स हो। तो ये सारे स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा मिशन भी लॉन्च किया है ताकि जिला स्तर पे भी इनोवेशन स्पिरिट को और प्रमोट किया जा सके। वाई इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ये बहुत ही रिसोर्स रिच स्टेट है। यहाँ पे खनिज संपदा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं क्योंकि खास करके लैंड में, किसी भी उद्योग के लिए लैंड एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। लैंड बैंक बनाने की योजना है और 90% कंसेशनल रेट्स पे हम लैंड उपलब्ध कराते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट में सहयोग है और एक बहुत इनोवेटिव पॉलिसी फीचर है कि प्राइवेट उद्योगपति अपने प्राइवेट एरिया में अगर डेवलप करता है तो रीइंबर्समेंट और इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट से ले सकता है। इस मॉडल पे 8 से ज़्यादा क्लस्टर्स को हम लोगों ने डेवलप किया है। मध्य प्रदेश के एमएसएमई के परिदृश्य में कुछ हमारे फोकस सेक्टर्स हैं: एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, टॉयज, गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग। वाई इन्वेस्ट इन शेडोल की अगर हम बात करें तो शेडोल में जो ऑलरेडी हमारे स्थापित बड़े उद्योग हैं उससे बहुत अच्छा मल्टीप्लायर और स्पिन ऑफ इफेक्ट मिला हुआ है, जिससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज चाहे एनर्जी सेक्टर में हो चाहे मिनरल कोल सेक्टर में हो वो विकसित हो पा रहे हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो विश्व प्रसिद्ध है उसके वजह से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एमएसएमई बेस्ड स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा स्कोप है। एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, खास करके मिलेट, सीरियल्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अपार संभावनाएं हैं। एमएसएमई सेक्टर में अभी रेडिली अवेलेबल, अगर आप में से कोई निवेश करना चाहते हैं तो हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल है और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको विभाग के वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। शेडोल में 5 इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी है और इसमें इकाइयां संचालित है। शेडोल में स्टार्टअप्स भी है। शेडोल डिवीजन में 18 स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इसमें और हम लोगों को उम्मीद है कि स्टार्टअप्स के प्रति और सकारात्मक कदम हम लोग बढ़ाएं। पॉलिसी एनेबलर्स जो हैं, क्यों एमएसएमई में निवेश करना चाहिए और क्या फ़ायदा मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से है। प्लांट और मशीनरी में 40% इन्वेस्टमेंट प्रमोशन दिया जाता है और रीइंबर्समेंट फॉर पेटेंट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे थ्रस्ट सेक्टर्स हैं उसमें स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि एग्रो और फूड प्रोसेसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एडिशनल 20% प्लांट एंड मशीनरी में सब्सिडी का प्रावधान
प्रावधान है। पावर या एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का इनपुट है, उसमें लगभग हमारे सारे थ्रस्ट सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एग्जेम्पशन और ड्यूटी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारे एमएसएमई इकाइयों को एक्सपोर्ट करना है या कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाना है, तो उसमें जो डिज़ाइन सपोर्ट है उसके लिए भी हमारे पॉलिसी में सहायता का प्रावधान है। जो हमारा एमएसएमई को विभाग का ये प्रयास है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, एमएसएमई सिर्फ लोकल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित ना रहे, बाहर भी जाए, और उसके लिए बहुत आसान है। बहुत सारे एग्जेम्पशंस भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अवेलेबल है। इसकी सारी अतिरिक्त जानकारियां आप लोगों को इंडिया ट्रेड पोर्टल के माध्यम से भी मिल सकती है। और वे फॉरवर्ड फॉर एमएसएमईज में ये है कि हम लोग अपने पॉलिसीज में और सुधार लाके इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में फंडिंग की कठिनाई होती है, उसको हम सुधार रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स को और सुदृढ़ और मल्टी डाइवर्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ई कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन का युग है, तो उसमें भी हम एमएसएमईज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुल मिला के 21वीं सदी में जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारे एमएसएमईज बनाए, उसकी तरफ इंडस्ट्री 4.0 की तरफ, लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नए फीचर्स हमारे पॉलिसीज में ला रहे हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं करतल ध्वनि के साथ स्वागत करना चाहूंगी श्री मनु श्रीवास्तव जी का। मैं आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी। श्री मनु श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी आमंत्रितगण, मैं आपसे नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो नई संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में, वो आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से हमारे यहाँ नवकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों पहले हम जहाँ सिर्फ 500 मेगावाट पे थे 2012 में, पिछले 12 सालों में उससे करीबन 6,500 मेगावाट हम हैं। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे हमारे लिए क्या रास्ता हम लोगों ने तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं नवकरणीय ऊर्जा पे, और आगे आने वाले सालों में जो हमारी यात्रा है वो आपके सामने दिख रही है। आप देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में जो ऊर्जा होगी वो प्राइमरीली, वो मुख्यतः नवकरणीय ऊर्जा ही होगी। जैसे आज की तारीख में ज़्यादातर ऊर्जा हमारी कोयले पे आधारित होती है और कुछ ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा पर आधारित है, वह धीरे धीरे बदल रही है स्थिति। और अब आगे आने वाली जो भी नई ऊर्जा है वो सब इस नवकरणीय ऊर्जा पर ही आधारित होगी। और जो अगले आने वाले सालों में हमारे सामने लक्ष्य हैं वो ये हैं जो आपके लिए निवेश के अवसर हैं। आने वाले सालों में हमें सोलर को करीबन 24,000 मेगावाट बढ़ाना है, हमें विंड को बढ़ाना है, ये इतनी तेज गति से बढ़ाना है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। हम कुछ प्लांट पहले भी लगा चुके हैं। आपके करीब रीवा का 750 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, जिससे हमारे गर्व की बात है कि राज्य के अलावा हम दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आगर और नीमच का जो प्लांट है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया। उससे हम लोग राज्य के अलावा भारतीय रेल को बिजली दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ओंकारेश्वर का प्लांट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा हम और शाजापुर में प्लांट हमारा तैयार होने वाला है। एक बहुत ही दिलचस्प, हमारे पिछले महीने ही हम लोगों ने एक 170 मेगावाट के एक नीमच प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बिडिंग की। उसमें हमें
न्यूनतम टैरिफ देश में प्राप्त हुआ है। इससे पहले इस साल का देश का न्यूनतम टैरिफ करीब करीब ₹2.5 था। हमें उसके विरुद्ध मात्र ₹2.15 का टैरिफ प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से सोलर एनर्जी सस्ती हो रही है। आज की तारीख में अगर आप एक नया कोयले पे आधारित प्लांट लगाएंगे तो उससे बिजली आपको करीबन 5.5 से 6 रुपए के दरमियान मिलेगी, जबकि सोलर आपको करीबन 2-2.25 रुपए की मिल रही है, ₹2.15 की मिली है। ये फर्क है। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि आजकल रिन्यूएबल पे बल दिया जा रहा है, ये मात्र हमारी क्लाइमेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नहीं है, पर ये कोयले की बिजली से बहुत ज्यादा सस्ती बिजली है। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुरैना में सेटअप कर रहे हैं, जिसमें सोलर के अलावा स्टोरेज की फैसिलिटी है। ये एक निवेश का बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है। इसमें हम लोग दिन के टाइम जो सोलर बिजली होगी वो लेंगे, उससे ही बैटरी चार्ज करेंगे और उस बैटरी से हम लोग शाम को बिजली लेंगे। इसके अलावा रात के दरमियान हम बैटरी को दूसरी बार चार्ज करेंगे। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। दूसरी बार चार्ज करेंगे और उससे हम सुबह बिजली लेंगे। तो इस प्रकार लगभग पूरे दिन हमें बिजली मिल सकेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम यूपी के साथ कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरदृष्टि का नतीजा है। मध्य प्रदेश की डिमांड ऐसी है कि वो अक्टूबर से मार्च के दरमियान ज्यादा रहती है और यूपी की डिमांड सीधे उसकी उल्टी है, जो अक्टूबर से मार्च में कम रहती है। तो यूपी और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में यह तय किया है कि हम लोग एक साथ प्रोजेक्ट लगाएंगे और उसकी डिमांड लगभग एक जैसी हो जाती है। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगेगा और उससे 6 महीने यूपी बिजली लेगा और 6 महीने मध्य प्रदेश बिजली लेगा। तो इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए निवेश के बहुत अच्छे अवसर हैं। हम लोग तमाम जिलों में जहां हमें जमीन मिल रही है, आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर, सतना, और भी अगर कहीं जमीन हमें मिलती है, वहां पे हम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हम लोग विंड के प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स बड़े प्रोजेक्ट थे जिनमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। अब मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा जिनमें इन्वेस्टमेंट अपेक्षाकृत कम होता है। कुसुम ए 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसमें करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स और स्थानीय इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। इसमें इसी तरह का एक प्रोजेक्ट कुसुम सी का है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में राज्य आपसे बिजली खरीदेगा। प्रोजेक्ट्स छोटे होते हैं। कुसुम ए का प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का होता है, करीबन 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम सी का प्रोजेक्ट आमतौर पे 5 मेगावाट का होता है, उसमें करीबन 18-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। कुसुम ए के 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 4 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता है। कुसुम सी के 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 10 हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता है। तो जो कोई भी बड़े किसान हो, कोई भी व्यापारी, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी कर सकते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बड़े स्केल पर हम राज्य में लागू कर रहे हैं। इसके अलावा सोलर पंप हम बहुत बड़ी संख्या में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस स्वप्न है कि पूरे राज्य में हम सोलर पंप स्थापित करें और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक सब्सिडी पे काफी खर्च राज्य सरकार का होता है, उससे भी बचत हो। अभी तक हमें मात्र 21,000 पंप लगे हैं राज्य में, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वप्न है कि अगले आने वाले कुछ समय में करीबन 30 लाख पंप, सोलर पंप लोग स्थापित करें। एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक योजना चल रही है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें घरों के ऊपर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी मिल रही है। उसके पोर्टल पे भी लोग सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये निवेश का एक बहुत अच्छा अवसर है कि जो भी लोग इसमें सोलर पैनल लगाएंगे वो स्थानीय कंपनियां होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है स्थानीय कंपनियों को सोलर में काम करने का। एक हम इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो है कि एक डेवलपर मोड का प्रोजेक्ट है सोलर रूफटॉप में, जिसमें पूरा निवेश कोई डेवलपर करेगा, वो सोलर पैनल लगाएगा। जैसे ये अपना यूआईटी है आरजीपीवी का, जहां पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर वहां भी पूरी छत पे कोई प्राइवेट पार्टी आके पैनल लगाए और यूआईटी को बिजली बेचे, तो ये एक बहुत सुंदर अवसर निवेश का उस डेवलपर के लिए है और यूआईटी को भी फायदा होगा क्योंकि उनको कम रेट पे बिजली मिल पाएगी। इसमें यूआईटी को कोई निवेश नहीं करना पड़ेगा। तो इसका जो एक सिद्धांत है वो है जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य बचत, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, पहले दिन से बचत, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो की ओर। ये हम लोग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, जिसमें हमें पूर्व में देश में न्यूनतम रेट मिला था। ऐसा प्रोजेक्ट हम पूरे राज्य में कर रहे हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया
कि सारे जितने भी शासकीय भवन हैं पूरे राज्य में, उनको इस प्रकार से उन पे सोलर पैनल लगाए जाने हैं जिसमें सरकार का कोई निवेश नहीं होगा। पूरा निवेश जो है वो प्राइवेट पार्टी करेंगी और उससे सरकार की जो संस्थाएं हैं वे बिजली खरीदेंगी। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा, शून्य निवेश रहेगा सरकार के लिए, बचत होगी पहले दिन से और हम नेट जीरो की तरफ मूव करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जो कॉलोनीज हैं उनमें भी इसी सिद्धांत पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं। प्राइवेट डेवलपर आके वहां सोलर पैनल लगाएं और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो उनसे बिजली खरीदें। इस प्रकार से सूरज की तमाम संभावनाएं हैं, सोलर एनर्जी की तमाम संभावनाएं हैं राज्य में, रिन्यूएबल एनर्जी की। मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो खूबसूरत यात्रा है सूरज की हमारे देश राज्य में, हमारे देश में, उसका आप हिस्सा बने और राज्य में नवकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और खनन एवं खनिज क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उमाकांत राव, प्रमुख सचिव खनिज संसाधन विभाग। कृपया हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे श्री उमाकांत उमराव जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय आदरणीय निवेशकगण, प्रतिभागीगण व मीडिया के मित्र। कहते हैं मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और माइनिंग में तो अपार संभावनाएं हैं, और उसमें भी यदि हम शहडोल संभाग की बात करें तो मैं यदि शहडोल संभाग को माइनिंग संभाग बोलूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो मिनरल पाए जाते हैं इसकी एक लंबी फेहरिस्त है, चाहे वो एनर्जी में कोल हो, कोल बेड मीथेन हो, ऑयल हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चाहे वो बेस मेटल्स के मिनरल्स हैं। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जो मध्य प्रदेश से पाई जाती है। शायद मध्य प्रदेश ही कुछ उन स्टेट्स में होगा जहां इतनी विविधतापूर्ण के मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कॉपर में हम पूरे देश में नंबर 1 हैं, मैग्नीज में नंबर 1 है, डायमंड में नंबर 1 है, रॉक फॉस्फेट में नंबर 2 हैं, लाइमस्टोन में 3 हैं, कोल बेड मीथेन हमारे यहाँ 36% पाई जाती है जो यहीं शहडोल संभाग में पाई जाती है। इसके अलावा माइनर मिनरल्स में डोलोमाइट है, मार्बल है, फेयर क्ले है, पैरोफिलाइट है, डायस्पोर है। ये वो संभावनाएं हैं जो आपके और हमारे बीच में हैं, जहां हम सभी आप निवेश कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में हो, मिनरल्स पूरे मध्य प्रदेश में हैं। यदि हम ईस्ट में जाते हैं तो मंडला, छतरपुर, मंडला, शहडोल, यहाँ पे कोल है, कोल बेड मीथेन है, डोलोमाइट है। यदि हम सतना सिंगरौली जाते हैं तो वहाँ लाइम स्टोन है, गोल्ड है, डायमंड है। और यदि हम झाबुआ जाते हैं तो वहाँ पे रॉक फॉस्फेट है और ग्रेफाइट है। इसी तरह के पूरे देश, पूरे प्रदेश में कोई न कोई मिनरल्स पाया जाता है। इन सब का दोहन ठीक से हो सके, कमर्शियली हम लोग यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ लगभग 5 लाख किलोमीटर की रोड नेटवर्क है। मेरी आज सुबह ही किसी इन्वेस्टर से बात हो रही थी और उन्होंने पहली बात कही कि साहब रोड नेटवर्क होना चाहिए। मैं आपको बता दूं पूरे प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, लगभग 5000 किलोमीटर की रोड रेल लेंथ है और 6 एयरपोर्ट हैं जो फंक्शनल एयरपोर्ट हैं। लगभग 1 लाख टेक्निकल और मैनेजरियल बच्चे हमारे ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं प्रदेश में जो पूरे देश में टॉप 100 में हैं। पॉलिसी सपोर्ट्स के बारे में जैसे इंडस्ट्री पीएस ने बहुत डिटेल में बताया और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। इसके अलावा सरप्लस एनर्जी में सरप्लस स्टेट है, अबंडेंस मात्रा में वाटर अवेलेबल है और मिनरल्स जो है वो आप जानते ही हैं। कुछ नए सेक्टर्स प्रदेश में निकल के आ रहे हैं जिनमें कोल बेस मीथेन गैस है, इसके अलावा कोल है, पेट्रोलियम है। अभी हमारे यहाँ 2 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो ऑलरेडी फंक्शनल हैं जहाँ CBM पाया जाता है
और 10 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें ड्रिलिंग चालू है, जिनमें प्रॉस्पेक्टिंग चालू है, एक्सप्लोरेशन चालू है। आज की स्थिति में पूरे देश में लगभग 36% कोल बेस्ड मीथेन हम लोग पैदा कर रहे हैं, और जब ये 10 जो ब्लॉक्स हैं इनमें एक्सप्लोरेशन हो जाएगी तो जाहिर है कि हमारी स्थिति और भी बहुत अच्छी होगी। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें बहुत संभावनाएं भी हैं और प्रदेश में उसकी उपलब्धता भी बहुत अबंडेंस में है। कोल है, लाइमस्टोन है, आप जानते हैं कि जो रीवा है, कटनी है, सतना है, ये पूरा लाइमस्टोन है। बैतूल है, वो पन्ना है, मैग्नीज में बालाघाट है, हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। कॉपर में नंबर 1 पे हैं। ग्रेफाइट हमारे यहाँ लगभग 6-7 जिलों में पाया जाता है। और इन सब का फायदा हम और आप ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि लगातार प्रॉस्पेक्टिंग होती रहे, लगातार एक्सप्लोरेशन होता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उन राज्यों में हैं जहां सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन चालू है। इस समय पूरे प्रदेश में लगभग 73 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और इनमें 62 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो विभिन्न मिनरल्स के हैं। 62 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो इसी मार्च में अगले 2 महीने बाद ऑप्शन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो डिटेल्स ले सकते हैं, और ये एक्सप्लोरेशन करने के बाद ये माइनिंग के लिए उपलब्ध हो सके, इसलिए लगातार इनकी ऑक्शन होती रहती है। अभी हमारे यहाँ लगभग हर 4 महीने में एक ऑक्शन होता है। एक अभी 14वें राउंड का चल रहा है जो हम फरवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर रहे हैं। 15वें राउंड में जिसमें लगभग 35 ब्लॉक हम ऑक्शन करेंगे, जिसका 25 जनवरी का ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो आप लोगों के सामने उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार कोल के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे, भारत सरकार कोल के ऑक्शन करती है, उनकी भी प्रक्रिया चालू, उनका 11वां राउंड चालू है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के 7 ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए रखे हुए हैं। ये सभी कार्य हो सके, आपको फैसिलिटेट किया जा सके, इसके लिए जैसा कि पीएस इंडस्ट्रीज ने पूरा डिटेल बताया कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग टॉप में हैं पूरे देश में, और विभाग के भी अपने अपने मॉडल्स हैं, अपनी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमेटी बनी हुई है जिससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रमुख सचिव लोग रहते हैं। आप लोगों की कोई भी समस्या है उसमें जाती है, और लगभग हर महीने उसका रिव्यू होता है, मॉनिटर होता है, और वो रिव्यू हाईएस्ट लेवल से होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से और प्रमुख सचिव के मुख्य सचिव के लेवल से होता है। इसके अलावा जिलों में भी हम लोग कोशिशें करते हैं कि आपकी हर समस्या का हल निकाला जा सके, जिससे कहीं कोई अड़चन है तो उसको वहीं एडजस्ट किया जा सके। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो अभी इन सभी अवसरों का लाभ ले रहे हैं। मैं अंत में आप सभी से यही कहूँगा कि आइए मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए। मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है और आपका भविष्य भी उज्जवल है। थैंक यू। धन्यवाद माननीय। और खनिज एवं खनन संसाधन विभाग के इस प्रस्तुति के बाद अब मैं आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम के अफसरों पर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष वशिष्ठ जी, प्रबंध निदेशक एमपीएससीडीसी। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री आशीष वशिष्ठ जी का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच, मैं यहाँ आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की सभी संभावनाओं पर एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश को हम एक सक्सेसफुल आईटी हब क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम है, जिसमें हमारे पास आईटी कंपनीज हैं, आईटी पार्क्स हैं, 5 हमारे पास आईटी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारे पास टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स है। जैसा अभी पहले के प्रेजेंटेशन में भी बताया, हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं जिसमें हम यूजी, पीजी, डिप्लोमा कोर्सेज रन कर रहे हैं। हमारे पास आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी हैं। बिजनेस डिसरप्शन का मध्य प्रदेश में बहुत ही लो रिस्क अवेलेबल है, क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश उन राज्यों में से जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन है।
मध्य प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है। यदि हम मध्य प्रदेश के सिटीज़ को देश के बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में देखते हैं तो हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में हम बहुत अच्छा हैं। हमारे पास रोड नेटवर्क, एयर नेटवर्क एंड ट्रेन नेटवर्क तीनों ही बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सफिशिएंट अवेलेबल है हमारे पास, चाहे हम आईटी पॉलिसी की बात करें चाहे स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें, सभी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सफिशिएंट सपोर्ट अवेलेबल है। मैं कुछ नंबर्स पे यदि बात करूं तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2000 से ज़्यादा आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम यूनिट स्टेट में हैं। 650 से ज़्यादा यूनिट ऐसे हैं जो एमपीएसएडीसी के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 करोड़ से ज़्यादा इनका टोटल टर्नओवर है। 50 से ज़्यादा बड़ी आईटी, आईटीएस यूनिट्स आज प्रदेश में हैं और $500 मिलियन से ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट 2022-23 में रिपोर्ट किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे पास आईटी पार्क्स, आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 50 से ज़्यादा बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, 1,50,000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। 300 से ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो टेक्निकल एजुकेशन हमें ऑफर कर रहे हैं। आईआईटी, ट्रिपल आईटीडीएम, आईएम जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ आईटी के लिए आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है। उसमें जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंसेंटिव्स हो, चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सभी तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम लोग एवीजीसी पॉलिसी और जीसीसी पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल फेज में आ गया है। वो पॉलिसीज़ भी हम लोग बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हमारे यहाँ 24/7 रिलायबल पावर अवेलेबल है और जब हम आईटी में डेटा सेंटर की बात करते हैं तो डेटा सेंटर के लिए पावर बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 24/7 रिलायबल पावर होने की वजह से डेटा सेंटर्स को भी एमपी में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसा अभी सर ने बताया, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ 27% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। 1200 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अभी स्टेट में रजिस्टर्ड हैं और जैसे एमएसएमई के प्रेजेंटेशन में बताया था, नीव क्लाउड और शॉप किराना, 2 जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे अब वो बहुत बड़ी फर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये हमारे पास जो आईटी पार्क्स हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के बारे में बताया है। पिछले 1 वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है और लगभग 15,000 एम्प्लॉयमेंट आईटी, आईटीएस सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में प्राप्त हुआ है, जिसमें एलटीआई, माइंडट्री, कॉग्निजेंट, हेक्सावेयर जैसे बड़े फर्म्स भी एस्टेब्लिश हुए हैं। ये अभी वर्तमान में कुछ टेंडर्स हैं जो लाइव है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भोपाल और इंदौर में 2 नए आईटी बिल्डिंग्स पीपीपी मोड में बनाने का फैसला लिया है, जिसमें टेंडर हम लोगों ने अभी फ्लोट किया हुआ है। आप एमपी टेंडर्स पोर्टल पे जाकर इसको देख सकते हैं। करीब 4.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया हम लोग इसमें बनाएंगे। दूसरा, हम लोगों के भोपाल और जबलपुर में लगभग 1.2 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स अगले 1 महीने में तैयार हो रही हैं, जिसका भी ईओआई हम लोगों ने पब्लिश किया हुआ है। आप उसे देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 65 से ज़्यादा प्लॉट भोपाल, जबलपुर, इंदौर आईटी पार्क में ऑक्शनिंग के लिए अगले 1 महीने में हम लोग फ्लोट करने वाले हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का जबलपुर में एक और नया आईटी पार्क हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत तक बन जाएगा। और एवीजीसी मीडिया पार्क, जैसे मैंने कहा, एवीजीसी की एक पॉलिसी का ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार किया है। उसी के अंतर्गत हम एक एवीजीसी मीडिया पार्क लगभग 200 करोड़ की लागत का बनाएंगे, जो लगभग 20 एकड़ के बिल्टअप एरिया में होगा। इसका भी एक आरएफपी हम लोग फ्लोट करेंगे बाय फरवरी 2025। ये हमारे आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम और डेटा सेंटर पॉलिसी है, उसके कुछ इंसेंटिव्स मैंने आपको यहाँ पर रखे हैं। जैसे मैंने कहा, लैंड में हम लोग रिबेट देते हैं जो लगभग 75% तक का। माननीय मुख्यमंत्री जी, और जन्म स्थलों पर लगभग 30 विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि स्थलों पर मौजूद हैं और वहां के माननीय सांसद एवं विधायकगण भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम जुड़ेंगे सागर के
तो इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि तमाम ज़िलों से एंटरप्रेन्योर्स उनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनसे भी एक 1-to-1 मुख्यमंत्री अब करेंगे। और अब आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अब 1-to-1 कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्योगपति और निवेशकों के साथ चर्चा करते हुए। तो जीआईएस से पहले तमाम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और ये 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। इससे पहले 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इस बात को लेकर है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, वो देश विदेश में बेहतर कार्य कर सकें। और चलिए अब मुख्यमंत्री इस वक्त 1-to-1 कर रहे हैं। उद्यमियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रमुख बात बताई थी वो इस बात को लेकर थी कि हमें प्रदेश के ज़िलों से एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, लाना है। प्रदेश के ज़िलों से बेहतर उद्यमी स्थापित हों, और ताकि प्रदेश के लोगों में उद्यम का भाव आए। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि युवा सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर को अगर अपने लाइफ करियर के लिए अप्रोच करेंगे तो वो एक बेस्ट मोड है, ना केवल उन लोगों के लिए जो एज अ एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो खुद का स्वरोजगार करना चाहते हैं। और एक स्वरोजगार से कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये मंशा क्लियर है कि स्वरोजगार के लिए जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको मदद की जाए। एंटरप्रेन्योर के तौर पर जब वो अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, तो वो कई लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे और बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। स्वरोजगार के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना है। भविष्य का मध्य प्रदेश गढ़ना है। एक बड़ी जीडीपी का मध्य प्रदेश कैसा होगा, जिसमें कृषकों के लिए जगह है, किसान भाइयों के लिए जगह है, पशुपालकों के लिए जगह है, और आप एंटरप्रेन्योर बनके एग्रीकल्चर में एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो ये एक थॉट है, ये एक मोड है जिसे युवाओं को समझाने के लिए, एक बेहतर कल को बनाने के लिए, और किस तरह से आखिर डेवलपमेंट का जो दायरा है वो एक अपना बेहतर नज़रिया लेकर कैसे आएगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया शामिल हैं और प्रदेश के मुखिया के साथ ही साथ मंच पर मौजूद हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम लोग जो मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जीडीपी में भी एक अहम योगदान रखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उसके पहले जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि ये जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये एक विशाल समुद्र किस तरह से बनेंगी और सारी नदियां जाकर प्रभावित हो जाती हैं जिस तरह से समुद्र में, वही है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। और इन सब का महामंथन होगा, इन सब का जमावड़ा लगेगा जब भोपाल में आयोजित होगी जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें देश विदेश से एंटरप्रेन्योर्स का जमावड़ा लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहे जापान गए हों, यूके गए हों, जर्मनी गए हों, वहाँ के लोगों से जुड़कर किस तरह से एक बेहतर निवेश मध्य प्रदेश में संभव हो। और मुख्यमंत्री इस बात को भी कह रहे हैं कि
सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए ना जाना जाए मेरा मध्य प्रदेश, ये उनके कथन है कि सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए मेरा मध्य प्रदेश ना जाना जाए। मेरे मध्य प्रदेश के पीछे एक प्रोडक्ट वाली भावना होनी चाहिए कि मैं किस तरह से एक बेहतर प्रोडक्ट बना पा रहा हूँ और वो प्रोडक्ट सेल आउट हो, वो प्रोडक्ट एक बेहतर मुकाम हासिल करे। और यही वजह होती है, इसी से तमाम ज़िलों की, तमाम राज्यों की अपनी एक पहचान स्थापित हो पाती है। और इसके पीछे तमाम डिपार्टमेंट्स को जोड़ दिया गया है कि डिपार्टमेंट्स अपनी ओर से क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं। इसको लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री मंथन भी कर रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ को जब हम अप्लाई करेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी अच्छे इनोवेटिव आइडिया को, तो वो किस तरह से एक बेहतर परिणाम देगा। क्योंकि कई बार होता है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास एक इनोवेटिव आइडिया तो होता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए वो धन नहीं होता। तो ऐसे समय में सरकार उनके लिए सहायक बन रही है, ताकि आपके पास अगर निवेश की जमा पूंजी कम भी है तो भी हम आपके लिए एक बेहतर आपको मदद कर सकें, ताकि आप स्वरोजगार के तौर पर मध्य प्रदेश के ही लोगों को रोजगार भी दें। और इसके जो अलग अलग प्रमाण हमने देखे हैं समय समय पर, एक बेहतर सकारात्मक प्रमाण जो देखे हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप स्वरोजगार को इस तरह से अगर प्रमोट करेंगे तो बेरोजगारी को आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और यही वो तस्वीरें डीएपी। चलिए, पहले चलाया आपने काम? कारखाना है क्या पहले? एक एसएसपी का कारखाना है सर, उसी में। कहाँ है? वहीं पे दूसरा नगर में उसी से साथ करके दूसरा प्लांट लिया हो सर। दूसरा प्लांट है। चलिए, बहुत बधाई वीरेंद्र कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका ये दोनों तीनों, एक चौथा नौकार मोल्डिंग्स वाले श्रीमती आयुषी सेठिया भी बैठी है। बहन है क्या यहाँ आयुषी? मेरी आवाज आ रही है सर? चलिए, कोई बात नहीं, बधाई है आप सबको। ताली वाली बजाए भैया। चलो, इंदौर में हमारा शहडोल से आपको शुभकामना दे रहे हैं। और आप वहां से यहाँ दे देना, यहाँ भी बहुत लंबा चौड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैं भी हाल पूरे मेरे भाषण में आखिरी में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जी, इंदौर के बाद हम महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ेंगे। हेलो। चलिए, उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी। हमारे माननीय राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ मौजूद है। जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मौजूद है। माननीय विधायक अनिल जैन कालूवेड़ा जी, जो स्वयं उद्योगपति है, वो भी मौजूद है। एक माननीय संजय अग्रवाल जी भी उद्योगपति। और वो पीली शर्ट में कौन है? पीली उसमें। चलिए, कोई बात नहीं, आपको बधाई। सभी यहाँ से जगदीश जी, मुकेश जी, ये आप सबके माध्यम से। आज सतीश मालवी जी है क्या? नहीं है। चलिए, नहीं है वो। ये सुश्री प्रेरिता बाहेती और कमलजीत सिंह जी, 1400 लोगों को रोजगार मिलेगा। 200 करोड़ का निवेश है मेडिकल डिवाइस पार्क का। जरा बाहेती जी को दे दो माइक जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ। तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा। ताली वाली बजा भैया। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रोजगार परक इंडस्ट्री, कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? तो सर, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1200 लोगों के आसपास का है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाकी का रहेगा। डायरेक्ट 1200 का, लिखा तो 1400 है। 200 कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक बार हम तो बांध के आप बराबर 1400 को देना। 1410 लिखा है आपने पहले। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रकाश पुरोहित जी हैं यहाँ पे? प्रकाश पुरोहित जी। सर नमस्ते। प्रकाश जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे?
सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं और आपके आशीर्वाद से हम अब काशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा सर। चलिए बधाई माननीय सांसद जी को दे दो, माननीय उमेश नाथ जी को बहुत बधाई आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज जी, जोरदार अभिनंदन कर दो माननीय महाराज जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि हमारी जो नगरी है और आपकी ये आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन आपकी लंबी सोच और बहुत ऊंचा विचार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी है, उससे हमारी आध्यात्मिक नगरी पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। इसके लिए भगवान माइक थोड़ा आवाज चली गई क्या? बहुत धन्यवाद आपको। एक बार महाराज जी का अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। वैसे आपने सब कहा महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा आप सबको, यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पिछले साल फरवरी से हमने शुरू की थी और हमारे लगभग 900 एकड़ की इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जहां इंडस्ट्री का रिस्पांस जो शुरू हुआ कि आज की स्थिति में पहली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमको 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के वहां प्रस्ताव उसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एक ही मीटिंग में हुए थे और 900 एकड़ तो वो पूरी भर गई, 900 एकड़ दूसरी ले ली, दूसरी भी भर गई और 2 इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पहले से खाली पड़े थे। आज की स्थिति में हमारे पास वहां अब जमीन नहीं है, दोबारा फिर प्लान कर रहे हैं कि और बढ़ाना पड़ेगा। ये बाबा महाकाल की कृपा है आप सबका, इसने जोरदार अभिनंदन, आप सबको बधाई। मेरी तरफ से सबको लड्डू खिला देना आप, यहाँ जितने लोग हैं, हमने समझ लो खा लिया आपसे। तीसरी यूनिट भी है वैसा रुद्रा है, तीसरी यूनिट भी है रुद्रा जो 150 करोड़ का निवेश कर रही है, उनके राजेश जी भी यहाँ उपस्थित है। चलिए बात करा दो, रुद्रा वाला से बात करा दो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। मूल कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर इंदौर के हैं सर। पहले 10 साल से हमारा इंदौर में इंडस्ट्री चल रहा था। अभी AKVN से स्पेस मिलने के कारण अपने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करा है उसको। 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का आए हैं और यहाँ पे 50 लोगों को सर रोजगार दिया जा चुका है। एक और यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसमें 50 लोगों को और रोजगार देने का प्लान है। चलिए, हमने तो हमारे इस अभियान में कोई 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे उसका भी सम्मान है, कोई 10,000 करोड़ का करे उसका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के लिए आप सबका अभिनंदन है, बहुत बधाई आपको भी, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये और एक साथ बताइए जी। इसके बाद शहडोल से चूंकि हम जुड़ रहे हैं, शहडोल के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर ही, और प्रकाश रस्तोगी जी हमारे साथ मंच पर मैदान में भी है नीचे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी मौजूद है और फैक्ट्री हम ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ये परिमल प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहे हैं ना, वही है ना? जी सर। प्रकाश रस्तोगी जी है क्या? मैं सर आपके पीछे हूँ। अरे यार हमको क्या मालूम, वो फैक्ट्री तो कहीं और दिखा रहा है। वाह, बधाई आपको। जोरदार ताली बजा भाई, ये जरा अच्छा है। शहडोल में बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी सर, मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। आज क्या 4 बजे के पहले मुझे यहाँ से वो निकलना भी रहेगा, इसलिए आपका पूरे परिवार सहित जितने लोग बैठे हैं आपको बधाई देता हूँ। एक बार पूरे सारे इस आयोजन का सही अर्थ में भूमि पूजन हो रहा है। हमारे विशेष सहयोगी भी रहे, मनोज सिंह परिहार और संजय माधवानी जी बैठे हैं, वो भी तो इनके ये भी हमारे सर पार्टनर्स हैं, ये भी हमारे साथ में काफी सहयोग रहा है इनका। नहीं, ये स्क्रीन में बता रहे कि हाल में बता रहे? ये सामने ही बैठे सर यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है आप कैसे से मैं देख रहा था किधर जाना है। चलो कोई बात नहीं, आपको बधाई, बहुत बधाई। जोरदार ताली बजाए भाई आपके लिए भी।
तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शहडोल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम जिलों के एंटरप्रेन्योर से, उद्योगियों से चर्चा कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जिसमें राकेश जी के लिए भी ताली बजा दो जोरदार। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। सामने भाई साहब। कहाँ? सामने भाई साहब। अच्छा, इधर है जी, सादर प्रणाम। अरे इतनी सारी स्क्रीन लग गई, पता ही नहीं चलता असली आदमी भी खड़ा है यार। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपके मुजगमा फुनगा में जी फूड प्रोसेसिंग चावल मिल का आपने आज शुभारंभ किया। जी जी, मेरी अपनी ओर से बधाई। धन्यवाद भाई। नवीन सिंघानिया जी हैं क्या? जी सर, यही उन्हीं के बगल में। प्रणाम सर। नवीन जी कहाँ है? वो भी वही है? जी जी। अच्छा, जोरदार ताली बजाओ नवीन जी के लिए भाई। धन्यवाद सर। राहुल सिंह जी, फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस, किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात नहीं। जी सर, जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा। अब मैं नाम पढ़ देता हूं केवल, क्योंकि काफ़ी संख्या है। हमारे फूड प्रोसेसिंग के लिए शहडोल में पोस्ट छतवाई में वंश राइस मिल लोकार्पण हो रहा है। साईनाथ एसोसिएट खाद्य प्रसंस्करण का संजय गुप्ता का लोकार्पण। आप ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बता रहा हूँ। राघव इंडस्ट्री के ब्रजेश गुप्ता जी, आपके भी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। मैसेस ग्रनाक्सी, आप शुभम तिवारी जी इसके मालिक हैं, इस इंडस्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे अभय राइस मिल लक्ष्मी गुप्ता जी, इनके लिए भी अभिनंदन कर दें। सर्वज्ञ सोनी जी, इनका भी फूड प्रोसेसिंग, लगातार फूड प्रोसेसिंग का आपने सही कहा भाई साहब, बड़ी संभावना है। मैसर्स राइस मिल, परमिता उद्योग, जय भोले राइस, कृष्णा राइस, अरविंदम ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, संजय गुप्ता, कपिल गुप्ता, राजेश गुप्ता, परमिता सिंह, उमेश चंद्र गुप्ता, कमला पठारी, रामकली गुप्ता, ये राधा रानी राइस मिल, सोनम राइस मिल, महालक्ष्मी इंडस्ट्री, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। एक साथ मान के चल रहे हैं कि सभी के लोकार्पण भूमि पूजन में हमारा पूरा प्रदेश शामिल हो गया है। समय की कमी के कारण से थोड़ा सा सबको मौका नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि आपकी हमारी भावना एक है। हम सब मिलके परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश आप अपने सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा जोर से अभिनंदन कर दे इस पूरे अभियान का। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। रिमोट का बटन आपके पास में ही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक पार्क गोपकारू शहडोल का भूमि पूजन करें। लगभग 52 हेक्टेयर में फैला इस औद्योगिक पार्क का निर्माण शहडोल जिले में MPIDC द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया उप तहसील जैतपुर जिला शहडोल में राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण 2.023 हेक्टेयर में लगभग 93.40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है। कृपया आपके करकमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। मुख्यमंत्री जी, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट शहडोल पुस्तिका का विमोचन होना है। कृपया आप एवं मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। इन्वेस्ट शहडोल, शहडोल में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं?
ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे संगमरमर, काली मिट्टी, गैस, कोयला सभी के भंडार मौजूद हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पुस्तिका में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। रोजगार को, विकास को और गति को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 102 इकाइयों को लगभग 401 एकड़ भूमि हेतु उनके भूमि आवंटन आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा 3,560 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 9,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी आपके पास में ही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, कृपया रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक पार्क गोपकारू शहडोल का भूमि पूजन करें। लगभग 52 हेक्टेयर में फैला इस औद्योगिक पार्क का निर्माण शहडोल जिले में एमटीआईडीसी द्वारा किया जा रहा है। तत्पश्चात मेरा आपसे पुनः निवेदन है, कृपया उप तहसील जैतपुर जिला शहडोल में राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण 2.023 हेक्टेयर में लगभग 93.40 लाख रुपए की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है। कृपया आपके कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना है। रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट शहडोल पुस्तिका का विमोचन होना है। कृपया आप एवं मंचासीन सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, कृपया इस पुस्तिका का विमोचन करें। इन्वेस्ट शहडोल, शहडोल में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। यहाँ पे संगमरमर, काली मिट्टी, गैस, कोयला सभी के भंडार मौजूद हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस पुस्तिका में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। रोजगार को, विकास को और गति को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 102 इकाइयों को लगभग 401 एकड़ भूमि हेतु उनके भूमि आवंटन आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा 3,560 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 9,500 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी शहडोल से ये सीधी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस कार्यक्रम में कई इकाइयों का लोकार्पण किया गया है। अलग अलग सेक्टर में हम अगर निवेश की बात करें तो खनिज, ऊर्जा और तमाम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण हो चुका है। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम उद्योगपति उनके साथ इस वक्त मंच पर आसीन हैं। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा भी की। कुल प्रस्तावित रोजगार 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़।
इसके बाद मेरा निवेदन है श्री धीरज मुछाल जी, श्री वेदांत मुछाल जी से। मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, कुल प्रस्तावित रोजगार संख्या 150, प्रस्तावित निवेश 50 करोड़। तत्पश्चात मंच पर आमंत्रित है सुश्री वसुंधरा और प्रस्तावित निवेश 25.65 करोड़। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मेसर्स ओम टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से श्री आयुष गौतम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री दिलीप जायसवाल जी का। शहडोल संभाग पहले इन्वेस्टर मीट में हम सब के मुखिया मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय मोहन यादव जी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने शहडोल जैसे छोटे से संभाग में ये इन्वेस्टर मीट का आयोजन करके हम सबके ऊपर जो कृपा किया है कि शहडोल संभाग के लोग, खासतौर से अनूपपुर जिला, उमरिया जिला और जहां पर कोल माइंसेज है वहां पर बड़ी हताशा और निराशा की स्थिति है, क्योंकि कोल माइंसेज बंद हो रही थी, लोग यहां के पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। लेकिन आपने ये इन्वेस्टर मीट करके हमारे संभाग पे जो कृपा किया, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन। आप बिल्कुल आइए, हमारे जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश ये औद्योगिक प्रदेश बने, और उसी के साथ साथ ये जो हमारा शहडोल संभाग जो ट्राइबल संभाग है, यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं हर प्रकार का। चाहे जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों के द्वारा पिक्चर के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, चाहे आप पर्यटन के क्षेत्र में बांधवगढ़ है, हमारे कंटक है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी यहाँ पर अपार संभावना है। जैसे कि मैंने बताया कि जल है, जमीन है, जंगल है, जन है, कोयला भी है, तो आपका सब कुछ है। और आप आए, बड़े सहजता के साथ हम आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर इन्वेस्टर मीट किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते, बधाई देते हुए अपनी वाणी में यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में तमाम उद्योगपतियों का जुड़ाव इस
बात को प्रदर्शित कर रहा है कि प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही है खासतौर से निवेश के लिए, वो एक बेहतर स्थिति में है। से स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के इस ज़िलों के इन्वेस्टर्स से मुलाकात भी की, और ये वो इन्वेस्टर हैं जो प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। और इस बात को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा भी कि इन्वेस्टर समिट में जुड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे जो व्यक्ति 1 करोड़ का इन्वेस्ट करे या 10,000 करोड़ का, सभी का स्वागत है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रति कदम आगे बढ़ाया है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे सांसद द्वय आदरणीय हिमाद्री सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित जिन्हें हम सब बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के आदरणीय रवि कुमार पेक्की जी, आदरणीय कमल किशोर सारडा जी, आदरणीय नरेंद्र गोयल जी, आदरणीय हर्ष त्रिवेदी जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे इंडस्ट्रीज़ के कैप्टन्स, अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विधायक आदरणीय जय सिंह मरावी जी, पूर्व मंत्री, शरद कोल जी, मनीषा जी, और शहडोल संभाग में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आए हुए सभी हमारे निवेशकगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन वास्तव में शहडोल के लोगों को रोमांचित कर रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में निवेश हुआ है, जिसमें खनिज, पर्यटन और भी तमाम निवेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रीन एनर्जी का सेक्टर भी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और ख़ास तौर से इस कॉन्क्लेव में वे उद्यमी भी शामिल हैं जो अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज ये बदलते दौर में भारत ने बताया है कि आज हमारे लिए मेट्रो ट्रेन में केवल कल्पना दे रहा हूं भाई साहब, मेट्रो ट्रेन हमारे लिए 15 साल पहले की बात आई तो मेट्रो ऐसा लगा कि बिल्कुल आसमान फट पड़ा, लेकिन अब जब हम नगर से नगर में मेट्रो की बात कर रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई साहब मैं इंदौर से उज्जैन की मेट्रो की बात कर रहा था कि मेट्रो ट्रेन ले आए, लेकिन टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाओं पे कितना बारीकी से मोदी जी काम करते हैं। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज स्टार्टअप डे है,
नव उद्यमशीलता के मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन करो जो हमारे अपने देश ने उन्नति की। उन्होंने कहा मेट्रो ट्रेन आप लाओगे तो उसकी स्पीड अधिकतम 80 है और एक्चुअल में वो मैदान में चलती तो बहुत तेज भी चलेगी तो 60-50 से आगे नहीं जाती और बार बार रुकती तो स्पीड उसकी एवरेज 25-30 चलेगी, लेकिन कास्ट उसकी बता नहीं सकता। और हमने कहा इंदौर उज्जैन में डालना, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो आप, तो वंदे भारत मेट्रो हम दे देंगे आपको, तो आपकी जो ब्रॉडगेज दिल्ली डली है उसी पे वो उसी प्रकार के डब्बे इंजन के साथ में इसकी स्पीड 160 की रहेगी और पैसा एक नहीं लगेगा, केवल इंजन और डब्बे रखना आपको। ये जो समझ के साथ अंतर आया है, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 करोड़ की हमारी पटरी डलने वाली थी इंदौर से उज्जैन में, 40 किलोमीटर की, 10,000 करोड़ की, और हमारे लिए पूरी वंदे भारत मेट्रो सब मिलाएं तो 800 करोड़ की होगी, ट्रेन का भी खर्चा आ गया उसमें। लेकिन ये जो वंदे मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी है, मैं इसके पीछे भाव इतना बता रहा हूं कि हर एक वो चीज में, आज मैं औद्योगिक समिट में जहां बात कर रहा हूं तो वर्तमान के दौर में एक एक उद्योगपति, मैं सच्चे अर्थों में आपको बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने ये हमको जन्म दिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ से अगर 2 लोगों का भला हो जाए तो अपना जीवन धन्य होता है, लेकिन उद्योगपति तो कई परिवार का भला करते। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच्चे अर्थों में 2 रोटी खाने के लिए तो परमात्मा ने सबको अपना पेट दिया है, लेकिन मैं अपने लिए जिए तो क्या जिए जमाने के लिए तो आनंद है। आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। हमारे लिए वेद वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, सब सुखी कैसे हो सकते हैं, सबका भला कैसे हो सकता है, जब हम अपनी अपनी भूमिका सच्चे अर्थों में निभाते जाएं, हम अपने अपने काम को सच्चे अर्थों में करते जाएं। मैं इस मामले में युद्ध का समय हो तो योद्धा की पहचान युद्ध में होती है, जब वो हथियार से, अपनी वीरता से, अपनी गंभीरता से, धीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस मौके पे विजय दिलाता है। लेकिन वो योद्धा जो विजय दिलाता है उससे कम भूमिका हमारे ये तमाम नव उद्योगपति और उद्योगपतियों की नहीं है। ये भी तमाम प्रकार के झंझटों के बीच में आज उद्यमशीलता के बलबूते पर पुनः सोने की चिड़िया के रूप में भारत को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिका लगा करके कहां से कैसे कैसे काम करने की हिम्मत ला रहे हैं। ताली बजाओ तो जरा जोरदार तरीके से बजाओ आधे। ये बात सही है कि आज हमारे बीच में से कोई अहमदाबाद से यहां कोल भंडार है और आपने कहा कि अपना अगर विद्युत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसमें कितना अच्छी बात है कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है और बिजली का महत्व कितने प्रकार से। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा हमारा प्रयोग, हमने अपने इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया है कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है, उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमने संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारड़ा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी है और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है।
उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा, ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है, राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं है। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह है। इसी प्रकार से हमारी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका अकेले का भला नहीं हो रहा है। एक होटल अगर खुलता है बड़ा तो कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो प्रत्यक्ष मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से तो अलग से मिलेगा। आईटी सेक्टर के माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपनी इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5000 रुपया प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहे हैं, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भाव ही इतना है कि हमारी ये बड़ी आबादी है और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक गरीब आदमी को, जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है, जो टैलेंटेड है उनको भी, जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं, हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन 4 बजे बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं और मुझे 1 to 1 भी मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहना है, और अभी आप लोगों से मिलकर के जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना ही नहीं है। मैं आमतौर पर जब ऐसी मीटिंग करता हूं तो भूल जाता हूं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं मुख्य सेवक की तरह से सुबह से लेकर रात तक ऐसे आनंद में डूबता हूं, और सब बाहर से आने वाले लोगों का, क्योंकि आप सब मेहमानों के माध्यम से हमारे इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है। बाकी कोई और समय हो तो आप फीता काटो, बाय बाय करो, 2-4 भाषण ठोको, घर चले जाओ, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेम से सारे अपने अधिकारियों के भाषण भी सुनता हूँ बहुत अच्छे से। मौका पड़ता तो अपने सारे उद्योगपति भी अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जब हम ये विश्वास कायम करेंगे कि खाली करने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ पाने में मध्य प्रदेश का भी भला होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी अपनी इंडस्ट्री सफलता से चलाए। और कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा है, परमात्मा ने सबको अपना अपना भाग्य दिया है, सबके हाथ में कर्म दिया है, तो प्रारब्ध के माध्यम से हम जितना बेहतर से बेहतर कर पाए वो शुभकामना है मेरी अपनी ओर से। राज्य में ये शहडोल जैसे हमारे एक धार्मिक, कई कारणों से इसका बहुत महत्व है, लेकिन कई कारणों से इसका विकास रुका है, लेकिन सबका समय आता है। मैं गारंटी कह रहा हूं कि अब समय आया है हमारे शहडोल का, अनूपपुर का, उमरिया का, जो एकदम से बहुत सारे क्षेत्र में आने वाले 2-5 साल बाद ये एक नए प्रकार से पहचाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मुझे बताया है कि ये यहाँ जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में हम लोग यहाँ कुछ ब्रांच खोलने की बात कही है, तो स्नातक स्तर के बीटेक पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से कंप्यूटर साइंस के साथ नई टेक्नोलॉजी और कई प्रकार के ड्रोन और जो आपने मांगा है
वो सब देने की घोषणा करता हूं। मेरे पास ये पत्र आया हुआ है आपके माध्यम से। यहां एक बाईपास देने की बात कही है, अनूपपुर शहर में बाईपास के लिए कुछ बताया गया है, तो निश्चित रूप से ये लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन इसको भी देंगे। आपके यहाँ अनूपपुर में बाईपास देने की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा भी विकास के काम के मामले में तो हमारी सरकार ने तय किया है, ऐसे किसी मामले में हमारे लिए जब विकास की बात करते तो विकास के मतलब केवल भौतिक अधोसंरचना नहीं, जीवन में सभी लोगों का भला हो। इसलिए 4 मिशन जो माननीय मोदी जी ने 4 जातियां बताई, वो गरीब, युवा, महिला और किसान, चारों सेक्टर में हम बराबरी से काम कर रहे हैं, मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और परमात्मा करेगा निश्चित रूप से यश मिलेगा। ये तो माँ रेवा का क्षेत्र है, और माँ रेवा और सोन के क्षेत्र के अंदर, यद्यपि ये मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है और इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन कहा गया है कि माँ गंगा हिमालय गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी आभा, कीर्ति, आनंद कुरुक्षेत्र हरिद्वार में है। इसी प्रकार से सरस्वती का अपना महत्व है, लेकिन ये नर्मदा जी का एकमात्र ऐसा अपना आनंद परमात्मा ने दिया हुआ है कि जहां से निकलती और जहां तक अपनी यात्रा पूरी करती है, रोम रोम से आशीर्वाद देती है, रोम रोम से आनंद देती है। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हमने पवित्र काम के आधार पर यह कार्यक्रम किया है। निश्चित रूप से माँ रेवा सबकी कामना की पूर्ति करेगी, सबको आशीर्वाद देगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रखना प्रगति और साथ मिलकर काम करना सफलता, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। और इसी तरह वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयुक्त शहडोल संभाग। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्रीमती सुरभि गुप्ता जी का।